नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज 4 अगस्त है। ग्रुप डी के सभी शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे तीनों शिफ्टों में, उनके बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ताकि अगर आपकी आने वाले टाइम में ग्रुप डी के एग्जाम है तो आपको हेल्प मिल सके। जैसे अगर हम बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सर आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर आप रियल में देखोगे क्वेश्चन कौन सा था आपके पास है, क्वेश्चन तो ये था। क्वेश्चन क्या था आपके पास है कि शेष काम को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाए, तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। दोनों तरीके के नहीं, तीन तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर भी एक अलग से क्वेश्चन हमने सेट कर रखा है। अच्छा, क्या खास बात थी इन क्वेश्चनों में, कैसे क्वेश्चंस थे आपके पास? सर क्वेश्चन हमारा ऐसे पूछा गया था, ए और बी। एक बात आपको बता दी जाए कि इन सब क्वेश्चनों के अंदर डेटा चेंजेस सिर्फ टाइप सेम है। क्वेश्चन आपके पास है यह कि ए और बी किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने साथ में मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद में एक आदमी काम छोड़ के चला जाता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि शेष काम को जो दूसरा आदमी है वो कितने दिन में करेगा, और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि बताइएगा कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समय और कार्य में एक टाइप तो ये हो गया आपके पास है। इनके अलावा अगर हम बात करें सर, तो एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसा भी बनता है जिसमें ये है कि सारी प्रक्रिया सेम है, बस फर्क इतना सा, लेकिन पी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी पहले जाता है, वो ये कह रहा है कि नहीं मैं तो पूरा काम नहीं करूंगा, मैं तो पहले ही जाना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि उसके काम को तो कर दीजिए आप प्लस। उसके काम को क्या कर दीजिए आप प्लस। और अगर ये कह रहा है कि मैं तो काम छोड़ के जाऊंगा, तो उसके काम को कर दीजिए आप माइनस। उसके काम को क्या कर दीजिए आप माइनस। बस इतना सा ध्यान में रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। एक बार फिर सुनिएगा। अगर कोई आदमी ये कह रहा है मैं तो काम छोड़ के जा रहा हूं, मैं तो ड्यूटी छोड़ के जा रहा हूं, मुझे ड्यूटी नहीं करनी है, तो उसके काम को निकाल दो। उसके काम को क्या करना है, आपको निकाल देना है। और कोई ये कहता है कि मैं तो काम पूरा होने से पहले ही चल जाऊंगा घर पे, तो उससे कहो कि पहले काम कर उसके बाद में जाना। पहले उससे आप ये कहिएगा कि पहले आपको काम करना है फिर जाइएगा। तो उसके काम को हम प्लस करते हैं, उसके काम को हम क्या करते हैं प्लस। बाकी का ऐसे क्वेश्चन को बनाना तो बहुत इजी तरीका होता है। कैसे है, आ जाइएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे। सर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये कि पी और क्यू किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम मेथड हम यूज करेंगे। तो सर पी किसी काम को कितने समय में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और क्यों उसी कार्य को कितने समय में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। एलसीएम मेथड में हम पहली स्टेप क्या अपनाते हैं सर, टोटल वर्क निकालते हैं। किससे आता है, एलसीएम लेने से। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 60 हो जाएगा। यानी कि आप ये बताइए, सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लिया। अब आप निकालोगे इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कैसे निकलेगी, भाग देने से। इसका भाग इसमें दीजिए कितनी बार जाएगा, 4 बार। इसका भाग इसमें दीजिए कितनी बार जाएगा आपके पास है, 3 बार। हम ये कह सकते हैं सर ये पी की एफिशिएंसी है और ये हमारे पास है क्यू की एफिशिएंसी है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ना यहां तक? ये बात ध्यान रखना कि ये स्टेप आपके पास कॉमन होती है समय कार्य के जो क्वेश्चन बनाते हो उनमें। कौन सी स्टेप कॉमन होती है सर? सबसे पहला तो आप ऐसे क्वेश्चनों में कुल कार्य निकालोगे। पहले क्या निकालोगे आप, कार्य निकालोगे। दूसरी स्टेप क्या है सर, इसके बाद में आप इनकी निकालोगे कार्य क्षमता। क्या निकालोगे आप, कार्य क्षमता। और तीसरी स्टेप क्या है सर, तीसरी स्टेप आपके पास है जो भी समय वगैरह आपसे पूछा है ना, वो निकालोगे। पहली स्टेप किससे आती है सर, ये पहली स्टेप आती है आपके पास है एलसीएम लेने से। दूसरी स्टेप किससे आती है सर, ये आती है एलसीएम में भाग देने से। भाग देने से। और ये स्टेप कैसे आती है सर, समय बराबर होता है आपके पास है कार्य बटे एफिशिएंसी। सर समय बराबर होता है कार्य बटे एफिशिएंसी। कार्य बटे क्या होता है आपके पास है, एफिशिएंसी होता है। तो ये तीन स्टेप तो परमानेंटली फिक्स होती है, चाहे क्वेश्चन किसी भी लेवल का इसमें बनता हो। क्लियर है? तो हमने दो स्टेप फॉलो कर लिए, कुल कार्य निकाल लिया और कार्य क्षमता निकाल ली। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। पी और क्यू साथ में काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद पी काम छोड़ के चला जाता है। बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो। एक तो सबसे सिंपल तरीका है। सबसे सिंपल तरीका यह है कि आपका डायरेक्ट टोटल समय आ जाएगा। डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास है, टोटल समय। टोटल समय आपके पास कैसे आएगा सर, अगर मान लीजिए आपको टोटल समय निकालना है तो कुछ मत करिएगा, टोटल कार्य कितना आपके पास है, 60 है। इसे 60 में से आप घटा दीजिए।
केवल उस व्यक्ति का काम जो छोड़ के जाता है, केवल उसका काम घटाइए आप। कौन सा आदमी है जो छोड़ के जाता है? सर पी वाला आदमी काम छोड़ के जाता है। पी वाला आदमी कहाँ पर है? ये। और ये एक दिन में कितना काम करता है? सर एक दिन में 4 काम करता है। तो 3 दिन में कितना काम करेगा आपके पास है? सर 3 दिन में नहीं, 4 दिन में। ये 4 दिन में कितना काम करेगा आपके पास है? सर 16 काम करेगा। तो एक दिन में 4 काम करता है तो 4 दिन में 16 काम करेगा। और अब बचे हुए काम को कौन करेगा आपके पास है? सर ये जो पी चला जाएगा तो क्यू, क्यू का भाग दे दीजिए, यानी 3 का भाग दे दीजिए, डायरेक्टली टोटल समय आपके पास आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं इसमें से 16 घटाओगे तो 44 बचेगा। 44 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो 44 में 3 का भाग देखिए, एक बार जाएगा आपके पास है, फिर कितना हो जाएगा 14, फिर 4 बार जाएगा आपके पास है, 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से सर हमारे पास है टोटल समय 14 सही 2/3 दिन आ गया। एक तरीका तो ये होता है, यानी कि एक तरीका क्या होता है सर, कभी भी आपको टोटल समय निकालना है तो टोटल कार्य में से घटा दीजिए केवल उसका काम जो छोड़ के जा रहा है। अगर आप इस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो दूसरा तरीका भी है बनाने का। कैसा है दूसरा तरीका? सर पी और क्यू ने साथ में मिलकर के काम शुरू किया, यानी कि 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया है। 4 दिन तक दोनों ने काम किया ना, तो दोनों ने 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा? सर अगर हम बात करें तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। और 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? सर 4 दिन में ये 28 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे? 28 काम। और टोटल काम कितना? 60। अगर हम 60 में से 28 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है? सर हमारे पास है 32 बचता है। हमारे पास कितना बचेगा? सर ये हमारे पास है शेष काम है। अब बताओ इस शेष काम को कौन करेगा? सर इस शेष काम को क्यों करेगा? भाई हमने क्या किया, टोटल कार्य में से दोनों का कार्य 28 घटा दिया, अभी भी 32 काम है। इस 32 को कौन करेगा? क्यू। तो क्यू का एफिशिएंसी कितना है आपके पास है? सर क्यू का एफिशिएंसी 3 है आपके पास। तो 3 का आप जैसे ही भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा आपके पास है? सर ये जाएगा आपके पास है 10 बार। 10 सही 2/3, यानी कि आप ये कह सकते हो जो क्यू को समय लगेगा ना वो 10 सही 2/3 तो शेष कार्य में लगा हुआ है, और 4 दिन उसने पहले भी काम कर लिया। तो 10 में आप 4 जोड़ोगे तो 14 सही 2/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करते। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप ऐसे करो ना। अब आप ये कहोगे कि सर मान लीजिएगा ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, इसमें ये पूछ लेता कि बताइएगा कि क्यों शेष काम को कितने समय में करेगा, तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं करते। जो टोटल समय है ना आपके पास है 14 सही 2/3 दिन, इसमें से 4 दिन घटा देते। इसमें से 4 दिन, क्योंकि 4 दिन पहले काम कर लिया उसने, तो इसमें से 4 दिन घटा देते तो वो बाकी के काम का समय इसमें भी आ जाता। तो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। यानी सर ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में कर सकता है। स्टेप नंबर 1 एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास? 24 24 का डबल 72, 48 72। इसके बाद इसका भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है? 3 बार। आपका काम यह है कि आपको टोटल समय निकालना है। आपका काम यह है कि सबसे पहले आप टोटल समय निकालिए। कैसे निकलेगा? सर टोटल काम जो भी है ना उसी के साथ छेड़ाछाड़ी करिएगा जिसने, जो चला गया या जो ये कह रहा है कि मैं पहले चला जाऊंगा उसके काम को ये कह रहा है, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसमें से घटाइएगा किसका काम? ए का। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और उसने 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक। अब बचे हुए काम को कौन करेगा? अरे भाई जब ए चला गया तो बचा ही कौन आपके पास? बी बचा। तो सर ये बी करेगा। तो देखिए 72 में से आप 12 घटाइए, कितना आएगा आपके पास है? सर 60 आएगा। 3 का भाग आप दोगे तो 20 दिन। ये 20 दिन आपके पास है टोटल समय है। ये 20 दिन क्या है आपके पास है? टोटल समय। आपको टोटल समय नहीं निकालना है, आपको शेष समय निकालना है, रिमेनिंग टाइम जो है वो निकालना है। तो शेष समय कैसे आता है? सर 20 में से आप घटा दीजिएगा 3, तो इस तरीके से आपके पास है 17 दिन आ जाएगा आंसर। कितने दिन आ जाएगा आपके पास है? 17 दिन एकदम करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपका थोड़ा बहुत बैलेंस बैठा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास है? सर पी और क्यू किसी काम को 24 और 36 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मूल प्रक्रिया उसे लिखिए।
ये किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और ये उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 72 72 आ जाएगा। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास, 3 बार। इसका भाग कितनी बार जाएगा आपके पास है, 2 बार। सबसे पहले आपसे क्या कहा गया कि आप ऐसे में टोटल समय निकालो। क्या निकालोगे, टोटल समय। टोटल समय कैसे आएगा सर, जो भी टोटल काम है ना उसी के साथ छेड़ाछाड़ी करिएगा। अब इसने कहा लेकिन पी काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, 6 दिन पहले छोड़ देता है, तो इसके काम को हम क्या करेंगे, प्लस किसके काम को करेंगे, पी के को। पी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और कितने दिन पहले छोड़ता है, ये 6 दिन पहले छोड़ता है। कितने दिन पहले छोड़ता है, 6 दिन पहले। अब आप बताइए भाग किसका दोगे। अरे भाग अब की बार आपको दोनों का ही देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो मौजूद है। उससे तो ये कहा ना आपने, पहले काम करके जाओ जब छुट्टी मिलेगी। रेलवे का यही रूल होता है, रेलवे की आप तैयारी कर रहे हो तो हम ये कह सकते हैं सर हमको इसमें भाग किसका देना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। आइएगा 72 और 18 कितना होता है सर, 72 और 18 आपके पास है 90 हो जाएगा। 90 में जैसे ही 5 का भाग दोगे तो 18 पिंजो 90, यानी कि आप ये कह सकते हो सर करेक्ट आंसर सी होगा। ऐसे आपको क्वेश्चनों को एग्जाम में बना के आना है। क्लियर है ना यहाँ तक, ओके। आइएगा अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये भाजकता के नियम का आया था। देखिए एक बात मैंने नोटिस करी है कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, नया 1% भी देखने को नहीं मिला है। अभी तक जो पेपर लग गए हैं उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हीं में से, चाहे वो तो मेंसुरेशन हो, चाहे ट्रिकोनोमेट्री हो, चाहे कुछ भी चैप्टर हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो अभी तक के पेपर लग चुके हैं। यानी कि सबसे ज्यादा टारगेट ये कर रहा है ग्रुप डी के पिछले वाले पेपर को। पिछले वाले पेपर के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से रट करके जाइएगा, मैं तो ये कहूंगा आपसे, ठीक है ना। और अगर आप ये चाहते हो कि सर पिछले वाले जो ग्रुप डी के पेपर लगे थे उनको हम टाइप बाय टाइप रटना चाहते हैं अच्छी तरीके से, अभी हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में टाइम है, तो मैं आपसे ये कहूंगा इसी चैनल पे जाइएगा। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से। उस क्रैश कोर्स में मैंने कंप्लीट कोर्स आपको टाइप बाय टाइप करा रखा है, और प्रत्येक टाइप वो है जो पहले ग्रुप डी में पूछा गया है। यानी ग्रुप डी के उसमें सारे क्वेश्चन है टाइप बाय टाइप। इसके अलावा बाकी के जो अदर एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चन टाइप बाय टाइप है। यानी कि इतने सुंदर तरीके से मैंने आपको कोर्स पढ़ाया है कि अगर आप ये चाहते हो कि सर ये जो समय और कार्य है ना इसके बाकी के टाइप और पढ़ा दीजिए आप, तो मैं ये कहूँगा आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आप बोल दीजिएगा टाइम और वर्क उपकार क्लासेज ग्रुप डी, बस आपके पास ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आ जाएंगे सारे के सारे। इतना सही तो बोलना है आपको, सर्च भी मत करिए आप, सारे क्वेश्चन आपको टाइप बाय टाइप अपडेटेड क्वेश्चन खुल करके आएंगे। और सभी क्वेश्चनों के आप पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ ही है, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो सर हम आपके साथ जुड़ करके लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ आने वाले एग्जामों के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन कौन सा, ये वाली पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को पढ़ो। मैथ्स स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर हमने रेलवे मैथ स्पेशल एक बैच स्टार्ट किया है जो 1 अगस्त से किया है। अभी तक उसमें केवल 2 से 3 क्लासें हुई है। उसके साथ में इससे पहले जो हमने रेलवे का बैच पढ़ाया था वो टोटल फ्री है। यानी कि कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर मैं तो 5 दिन में या 2 महीने में कोर्स करना चाहता हूं, तो उसको पूरा 2026 तक का अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ मैं फ्री दे रहा हूं। और वो ये चाहता है कि सर हम उनको भी चाहते हैं और आपके साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं उसमें आगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इतना सा काम करना है, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली हम क्लास अपलोड करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा अब आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 7 अंकों की संख्या है आपके पास है इतनी संख्या, अगर 3 से विभाज्य तो a प्लस वी का अधिकतम मान बताइए। a प्लस वी का अधिकतम मान कितना होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिएगा कि 3 के भाजकता का नियम क्या होता है। यानी 3 के भाजकता का और 9 के भाजकता का नियम तो समान होता है। अंकों के योग में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, यही तो होता है। तो आप देखिए अंकों के योग में दीजिए सर 7 8 और 1 9, भाग चला जाएगा आपके पास में, बिल्कुल भाग चला गया। अब हमारे पास में सर जो अंक बच गए ना वो बच गया a प्लस बी और प्लस क्या है आपके पास सर, हमारे पास है 5 है। अब क्वेश्चन ये चाहता है कि यहाँ कितना आ सकता है अधिकतम इन दोनों का मान, ताकि उसमें किसका भाग चला जाए, 3 का भाग चला जाए।
अब हम ऑप्शन की मदद लेंगे क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं है। तो सबसे पहले इसने कहा कि अधिकतम आपको मान लेना है, तो अधिकतम वाली संख्या उठाइए। अगर आप यहाँ 16 रखते हो तो 16 और 5 कितना होता है सर? 16 और 5 21 होता है, और 21 में बिल्कुल भाग जाएगा। इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है। यानी ए प्लस बी का मान जो है, ए प्लस बी का जो मान है वो 16 रख दीजिए। कैसे रख सकते हो? ए का मान भी आप 8 रख दीजिए और बी का मान भी आप 8 रख दीजिए, बिल्कुल रख सकते हो ना। 16 और 5 21 होता है, 21 में 3 का भाग भी जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइएगा एक और क्वेश्चन समझते हैं। सर अगर 8 अंकीय संख्या है, ये भी 3 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान बताइए। देखो ये आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये मैंने टैग इसलिए लगा के यहाँ दिया कि आपको ये पता हो सके कि पिछले ही क्वेश्चन वापस पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। पिछले ही क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? वापस पूछे जा रहे हैं। 3 के भाजकता का नियम चेक करना है। 9 काट दीजिए, 6 काट दीजिए, 8 और 1 9 काट दीजिएगा। ये कितना आपके पास सर? ये 13 है। ये कितना हो रहा है आपके पास? है 13। 13 को वापस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी सर 4 प्लस पी है। 4 प्लस क्या है आपके पास? पी। अब वो ये कह रहा है कि पी का अधिकतम मान कितना हो सकता है? अधिकतम मान आप इसको रख करके देखो सर। अगर हम यहाँ 8 रख के देख लेते हैं ना, तो 8 प्लस 4 12 होता है। बिल्कुल सर हम ये कह सकता है पी की जगह 8 आएगा। अगर न्यूनतम की बात करता, यही क्वेश्चन ये कहता कि आप बताइएगा इसमें न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम कितना आता है आपके पास? है सर न्यूनतम जो मान आपके पास आएगा, वो न्यूनतम मान आता है आपके पास है कितना आता? 2 आता। न्यूनतम कितना आता है आपके पास? है मिनिमम जो वैल्यू आपके पास आएगी, वो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? है सर ये जो मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास वो 2 आएगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी आएगी सर? मैक्सिमम आपके पास में 8 आएगी। क्लियर है? और आ जाइएगा। एक क्वेश्चन ये था, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आजकल हर स्टूडेंट को रटने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो आजकल खूब आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिएगा एक कॉल आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन कॉल को अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि क्लास को अपलोड करनी है। तो आप ये कह सकते हो सर एक फॉर्मूला काम करेगा, क्या है? दो संख्याओं का HCF LCM इतना है, अगर एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितनी है? आपको ये फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए सर। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर होता है आपके पास है में से इंटू ले से। बराबर क्या होता है आपके पास है? में से इंटू क्या होता है आपके पास है? ले से होता है। इस बात को ध्यान रखिए। इसके बेस पर आज से 10 साल पहले भी क्वेश्चन आते थे और आज भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीजें परमानेंट होती है ना, उनको तो रट्टा मार के रखो सबको। आप ये कह सकते हो पहली संख्या कितनी है आपके पास? है सर पहली संख्या 130 है। दूसरी संख्या आपसे इसने पूछी है, बराबर में से कितना आपके पास है? 13 है। ले से कितना आपके पास है सर? 1170 है। आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 13 से काट दीजिए। कितनी बार कट दीजिए? 13 से 13 ही कट रहा है ना, इसको क्यों काटोगे? 13 से क्या कट रहा है आपके पास? 13 कट रहा है। तो सेकंड संख्या कितनी आएगी आपके पास? है 117 आएगी। किस ऑप्शन में आपके पास है? सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइएगा इसी तरीके का एक और क्वेश्चन था आपके पास। दो संख्या इतने के अनुपात में इनका में से और ले से का गुणनफल इतना है, संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं सर। ऐसे जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे बनाए जाते हैं। पहली संख्या है, इसके साथ में आप x मानिए। दूसरी संख्या है, इसके साथ में आप x मानिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जो टीचर पढ़ाते हैं ना, ये ज्यादातर टीचर करते क्या है कि इनके साथ में कभी तो x मान लेते हैं और कभी x नहीं मानते हैं। उसकी क्या कहानी है? जैसे काफी जो टीचर है, एक मिनट रुकिएगा, मेरे शायद शर्ट में कुछ जानवर वगैरह घुस गया है। चलिएगा करिएगा शुरुआत। देखिए आप ये कहोगे कि सर कभी यहाँ कुछ टीचर x मान लेते हैं और कभी नहीं मानते हैं। तो जब भी अगर आपको ये लगेगा कि वो अनुपात को गुणा करने की जरूरत है, अगर आपको लगे कि आपको गुणा करने की आवश्यकता, तो x आपको मानना ही मानना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो x मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। सीधे क्वेश्चन को हम यूनिट की मदद से बना सकते हैं। सीधे क्वेश्चन को हम किसकी मदद से बना सकते हैं? यूनिट की मदद से बना सकते हैं। तो आइएगा यहां पर हम ये कह सकते हैं सर हमने x मान लिया, तो आप एक काम करिएगा, एक तो निकाल दीजिएगा इसका एलसीएम और एक निकाल दीजिएगा आप इसका HCF यानी कि में से। अगर हम इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास? है 35 आएगा। 35x आएगा। गलती से ये मत कह देना कि सर एलसीएम 35x² आएगा, क्योंकि आप इन दोनों को गुणा कर दोगे, 35x की जगह 35x² कर दोगे आप, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अगर हम HCF की बात करें, में से की बात करें, तो सर इन दोनों का में से आएगा आपके पास है x। क्या आएगा? x आएगा। अब ये कह रहा है कि में से और ले से का गुणनफल इतना है। अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं
अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारे पास है 35x² बनेगा, जो आपको कितना दिया हुआ है 12,635 दिया हुआ है। किसका मान पूछा है आपसे, संख्याओं का योगफल पूछा है, पहले x का मान निकाल दो। आप एक काम करिए 35 से काट दीजिए इसको, 35 दिया कितना होता है आपके पास है 105 और 6 एक 361 बार कटेगा, तो x का मान कितना जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 19 आ जाएगा। अगर x का मान आपके पास 19 है तो आपसे पूछा कि इनका योगफल बताइएगा। इनका जो योगफल आएगा वो कितना आएगा सर, इनका योगफल आएगा आपके पास है 12x, कितना आएगा 12x, 12 इंटू 19 कर दीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा 19 दूनी का कितना हो जाएगा 38, 38 यानी सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो आप ये कह सकते हो कि सर इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर बनेगा। क्लियर है आपके पास, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, मैंने आपको शायद पिछला जो एनालिसिस करवाया था उसमें ये कहा था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था आज, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ये 3 तारीख को पूछा गया था और ये क्वेश्चन आज भी पूछा गया था 4 तारीख को भी, इसके बेस पर वही बहुलक ही पूछा था। देखिए मैं तो पेपर देने जाता नहीं हूँ, अब स्टूडेंट जाते हैं यार, किसी को याद होता है। मैंने अच्छी तरीके से पूछा था, एक स्टूडेंट ने कॉल किया था क्या, हालांकि उसने देखो उसकी कोई गलती नहीं है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, उसने बाद में मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे कि सर इसका क्वेश्चन आया था। जब आपने पूछा था, मैंने पूछा था कि स्टैटिक्स का कैसा क्वेश्चन आया था बताओ, तो उसने उस टाइम तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में मेरे क्लास अपलोड कर दी उसके बाद उसने मैसेज भी किया था। ठीक है, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि उन्हीं की मदद से, आपकी सबकी मदद से तो ये क्लासें हो पा रही है, अन्यथा हमारे पास क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आप बताइएगा। आप लोगों का ही सहयोग है जो आप क्वेश्चन भेजते हो, और उनकी हेल्प लेकर के हम दूसरा क्वेश्चन एडजस्ट करके आपको पढ़ा देते हैं, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और हमारा भी काम हो जाए, हमको भी लगे कि हमारी भी क्लासें चल रही है और आपकी हेल्प हो जाए। वैसे इतना सा तो उद्देश्य है अपना। चलिएगा सर, हम ये कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, बहुलक का सीधे रट्टा मारो फॉर्मूला। बहुलक बराबर क्या होता है सर, बहुलक बराबर होता है आपके पास है 3 माध्यिका का, 3 माध्यिका का माइनस क्या होता है, माइनस होता है सर हमारे पास है 2 माध्य। कैसे रट्टा मारोगे, काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं कि सर कभी हम 3 को उससे गुणा कर देते हैं, कभी इससे। कल भी कहा था मैंने, इनको रटने का ये तरीका है कि माध्यिका में ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा वाली संख्या से गुणा करो बस, माध्य में कम अक्षर है तो वो 2 से ही गुणा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर बहुलक हमसे पूछा है, यानी कि हमसे क्या पूछा है सर, हमसे मोड पूछा है। तो कैसे बताओगे आप सर, 3 माध्यिका का मान कितना आपके पास है 100 है, और -2 माध्य का मान कितना आपके पास है 76 है। तो इस तरीके से सर 300 में से अगर हम घटाते 152 तो हमारे पास है 148 आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने कल के ही वापस एज इट इज डिट्टो ले लिए हैं, कल मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन आपको मैं फिर से समझाऊंगा आज। क्यों समझाऊंगा, क्योंकि आज फिर से आए थे, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो मैं भी तो आपको बताऊंगा ना। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और पूछा गया था, मैंने लिखा हुआ है शायद यहाँ, उसको मैं यहाँ नहीं लिख पाया, शायद मुझे, मैंने लिखा था क्वेश्चन बिल्कुल, वो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था आपके पास में सर, ए अनुपात बी बराबर है आपके पास सी अनुपात डी, बराबर क्या था आपके पास सी अनुपात डी था। इसमें दे रखा था आपको, इसमें बी का मान दे रखा था 15 आपको, ठीक है, सॉरी बी का मान कितना दे रखा था आपको 12 दे रखा था, और इसी के अंदर है सी का जो मान दिया हुआ था वो दिया हुआ था आपको 15, और डी का मान आपको 20 दिया हुआ था, और आपसे पूछा था कि आप ए का मान बताइएगा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था आखिरकार में सर, कुछ नहीं करना था, ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपको ये वाला तरीका लगाना था, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल होता है, ये वाला तरीका आपको इसमें लगाना था, बाकी सारा डेटा वहां दिया हुआ था। तो ए का मान पूछा था, तो सर ए का मान पूछा तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या है आपके पास है एडी, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है बीसी। अगर ए का आपको मान निकालना था तो बीसी बटे डी होगा, बीसी बटे क्या होगा डी। बी का मान कितना आपके पास है 12 है, और सी का मान कितना आपके पास सर, सी का मान हमारे पास है 15 है, और डी का मान कितना आपके पास है 20 है। आप 5 से काटोगे तो 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे तो कितनी बार 3 बार। तो इस तरीके से सर हमारे पास है इसमें 9 आंसर राइट आ जाएगा। क्लियर है ओके, तो फिर आप आ जाइएगा, आप ये तीनों फॉर्मूलों को रट्टा मार के जाइएगा। मैं तो ये कहता हूँ, देखो हर कोई टीचर ये कहता है कि मैथ को समझो, रट्टा नहीं मारना होता है, मैथ को समझो समझो। मैं आपसे ये कहता हूँ, जहां रटने की जरूरत है रट्टा मार के अपनी नौकरी प्राप्त करो।
अपन को कोई गणितज्ञ नहीं बनना है, अपन को मैथ के ऊपर रिसर्च नहीं करना है, अपन सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि अपन का पेपर निकल जाए, बस अपन का पेपर निकल जाए, बाकी बाहर में जाए, चाहे वो रट करके निकले चाहे आप समझ के निकालो। तो मैं तो आपसे ये कहूंगा, आप एक तो इसको रटिएगा। किसको? कभी भी सर आपसे तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, पहली संख्या का भाग लगाना है आपको। और कभी भी अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछे, कभी भी आपसे क्या पूछे? चतुर्थ अनुपाती, तो कुछ नहीं करना, आपको पहली संख्या का भाग इसमें भी लगाना है। और कभी अगर आपसे पूछे मध्यानुपाती, कभी आपसे पूछे मध्यानुपाती, इसमें क्या करना है सर? इसमें अंडर रूट में ले दीजिए दोनों संख्याओं को गुणा करके, बस इतना सा काम करना है। तो तीसरा अनुपात पूछेगा तो क्या करोगे? पहली संख्या का भाग किस में लगाओगे? दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। दूसरी संख्या को कितनी बार रिपीट करके? 2 बार। चौथा अनुपात पूछेगा तो पहली संख्या का भाग लगाओगे किस में? दूसरी में और तीसरी में। यानी कि सर जब भी चौथा अनुपात पूछेगा ना आपसे, तो 3 संख्या दी हुई मिलेगी, 3 संख्या दे करके ही चौथा अनुपात पूछा जा सकता है, जबकि इन दोनों के अंदर 2-2 संख्या दी हुई रहती है। ठीक है, ये होता है इनका कॉन्सेप्ट। आइएगा, क्वेश्चन ने क्या पूछा है फर्स्ट नंबर के ने? सर फर्स्ट नंबर के ने चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो आप ये बताइए पहली संख्या का भाग दोगे किस में दोगे? दूसरी और तीसरी में। तो देखिए कितनी बार कट जाएगा आपके पास से? सर 4 बार। तो 9 चौको 36, यानी आप ये कह सकते हो इसका तो ये आ गया, बहुत ईजी था। दूसरा क्वेश्चन हमने थोड़ा सा रूड वाला लिया है, तो हम क्या करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहली संख्या का हम भाग लगाएंगे। आज क्या हो रहा है भाई? लाइट कैसे कभी जा रही है कभी आ रही है, ये इसलिए लाइट ऐसे करती है। लाइट इतनी बार जा रही है जितनी बार ये लब जब कर रही है ना, उतनी बार। सर हम पहली संख्या का भाग लगाएंगे। पहली संख्या का भाग आप किस में लगाओगे भाई? सर पहली संख्या का भाग लगाएंगे दूसरी और तीसरी को गुणा करके। तो ये तो रही आपके पास है दूसरी संख्या, और ये रही आपके पास में तीसरी संख्या। क्लियर है ना भाई? अब करना क्या है सर? अंडर रूट 5 से है ना इसको काटो, ये अंडर रूट 2 बार कटेगा, 3 से 3 कटेगा। ऐसे मत करना कि इससे ये 2 बार कट जाएगा, कभी नहीं करना है। देखो अगर आप ये कहोगे कि सर अंडर रूट 10 है और आप इसको अंडर रूट 5 से काटो, और आपने ये कह दिया कि सर 2 बार कट गया, कितनी बार कट गया आपके पास है? 2 बार। ठीक है, तो फिर आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस बात को कि ये आप गलत बोल रहे हो? चलिएगा ठीक है, आपने मान लीजिए इसको इससे ये कर दिया, तो इसको गुणा करने के बाद भी तो ये आना चाहिए, इसको गुणा करने के बाद फिर से ये आना चाहिए। तो सर इसको जब गुणा करेंगे तो ये तो 2 रूट 5 ही रह जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि सर जब आप इसको इससे काटोगे ना, तो ये आपके पास है अंडर रूट 2 बार कटेगा। अंडर रूट कितनी बार कटेगा? 2 बार। अब देखिए अंडर रूट 2 को अगर हम गुणा करते हैं ना अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट हटेगा नहीं बल्कि अंडर रूट 10 आएगा। अंडर रूट 10 आएगा। अंडर रूट कब हटता है? जब आपके पास अंडर रूट के अंदर संख्या समान हो, जैसे रूट 5 है, रूट 5 है तो अब रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत आया समझो आपको? ठीक है, तो सर फिर आगे कुछ नहीं, ये तो काम हो गया। ये आपके पास है कितना है? 5 है। और अंडर रूट की बात, ये अंडर रूट 8 है, ये अंडर रूट 2 है, तो 8 दूनी का 16, लेकिन रूट नहीं हटा। लेकिन हम ये कह सकते हैं 16 में से 4 बार आएगा, तो सर 5 गुणा 4 करोगे ना तो 20 आ जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ये आपको होमवर्क कर लीजिए, ये मध्यानुपाती का है आपके पास है। ठीक है, और कमेंट्स में जवाब दे दीजिए इसका कितना आएगा। मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं सर? रूट के अंदर ले लीजिए दोनों संख्याओं को, जो भी इनमें से बाहर आएगा वो ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, आइएगा हम मध्यानुपाती का थोड़ा अंडर रूट वाला क्वेश्चन समझते हैं, ताकि आप थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो सके कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सर अगर हमको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सके तो देखिए, सबसे पहले आपसे मध्यानुपाती पूछा तो ये तो कन्फर्म है सर, अंडर रूट का तो हम लगाएंगे निशान। अब इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करना है, तो गुणा करने का ये तरीका है, इसकी जो पहली संख्या है ना, इस पहली संख्या को आप इन दोनों से गुणा करो। तो पहले 18 को 15 से गुणा करो, तो देखिए 18 पिंजो कितना हो जाएगा आपके पास है? 90, हासिल की 9, 18 कम 18, 18 9 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 270, और माइनस का निशान। सर 18 दूनी का 36, 36 अंडर रूट 2, ये तो पहले का हिसाब हो गया। ठीक है, अब आप इसके साथ जाइएगा, इसको इसके साथ गुणा करिए, तो सर ये हो जाएगा प्लस का 120 अंडर रूट 2।
प्लस का 120 √2। अब इसको आप इसके साथ भिड़ा दीजिए तो माइनस आएगा। देखो 8 को 8 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा आपके पास, और √2 को √2 से गुणा करोगे तो अंडर का निशान हट जाएगा, 2 बचेगा। अब आप इसे और सरल करने की कोशिश करिएगा। कैसे करिए, 270 में से आप 32 घटाइए, 238 बचेगा आपके पास में। 120 में से आप 36 घटाइए, आपके पास 84 बचेगा प्लस का, और 84 √2, और ये आपका राइट आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कल भी क्वेश्चन आए थे, आज भी क्वेश्चन आए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन तो आर पार आए। ये तो वही वापस से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, यहीं से हटा देते हैं, अन्यथा आपको PDF थोड़ी महंगी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा MB में बनेगी, और कुछ नहीं, एक पेज के कारण क्यों बनाए अपन। एक क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन ये था आपके पास है कि समान गति से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। समान गति से, मैंने क्वेश्चन ऐसा ले लिया कि समान गति से 500 किलोमीटर कितनी दूरी में तय करेगा। वही बात है, सेम क्वेश्चन है, मामूली सा चेंज करके लिया है क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, आइएगा पढ़िए। एक ट्रेन समान गति से 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसी समान गति से 500 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। सबसे पहले क्या करना है, इसने क्या कह रखा है, उसी समान गति से, यानी कि सर पहले हमको गति निकालनी पड़ेगी। गति का मतलब होता है चाल, और चाल बराबर क्या होता है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों बोलो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये 3 है समय, और ये आपके पास है 300 है। देखो कितने इजीली तरीके से हमने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निकाल दी है। इस स्पीड से आपको कितनी दूरी तय करनी है, इतनी दूरी तय करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमसे समय पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो सर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितना आंसर आएगा आपके पास है, 5 घंटे आएगा। अगला जो क्वेश्चन आया था वो औसत चाल का क्वेश्चन आया था, मैंने टाइप नहीं करवाया औसत चाल का, क्योंकि कल मैंने पढ़ा दिया है। कल की क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखी, अगर आपकी आने वाले टाइम में एग्जाम है तो। और एक इतनी सुंदर क्लास डिजाइन करूंगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास अब 6 शिफ्ट हो चुकी है। 3 और 3 कितनी शिफ्ट हो गई, 6 शिफ्ट। 6 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज मैं एक क्लास अपलोड करने वाला हूं, वो आपके पास कभी भी आ सकती है, उसी पे वर्क चल रहा है, इसलिए मैं क्लास कम अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, क्या वर्क चल रहा है सर, अभी तक जितनी भी शिफ्टें लगी है ना, उन सभी शिफ्टों को मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा। जैसे पहले मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा कि परसेंटेज में ये अब तक पूछा गया है, फिर लाभ हानि, और वो सब कुछ एक ही वीडियो में मिलेगा आपको। बहुत ही जल्दी वो वीडियो आपके पास होगी, ठीक है ना, इस बात का मैं आपको यकीन दिला देता हूं। चलिएगा, एक क्वेश्चन ये रहा सर हमारे पास है, किसका पूछा गया था, पार्टनरशिप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइएगा पढ़ लीजिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ऐसा ही लिया है, बहुत इजी था। राजू और संजू ने 36,000 63,000 का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, और 5500 के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। यानी आप ये कह सकते हो सर, एक है राजू और एक है संजू, इसने कितना निवेश किया सर, इसने 36,000 रुपये का निवेश किया। इसने कितना निवेश किया सर, 63,000 रुपये का इसने निवेश किया। आप ये बताइए, समय इनका समान है तो हम समय को एक एक मानेंगे। ये अगर पूंजी है और ये समय, पूंजी को अगर हम समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास है प्रॉफिट का रेशियो कहलाएगा। ये किसका रेशियो कहलाएगा, प्रॉफिट का। अगर आपके पास में प्रॉफिट का रेशियो है और टोटल प्रॉफिट भी आपके पास है, तो बांट सकते हो राशि को आराम से। भाई लाभ को तो लाभ में बांट ही सकते हैं ना अपन, बिल्कुल बांट सकते हैं सर। तो देखिएगा, आप काटिएगा 3 जीरो से, आप 3 जीरो काट दीजिए, 9 से काटिए 4 बार, और 9 से 7 बार। यानी सर ये लाभ का अनुपात है, इसमें इसको बांटना है 5500 को, प्रत्येक का हिस्सा बताना है। यानी कि पहले राजू का हिस्सा बता दीजिए सर, टोटल बटे टोटल, टोटल कितना है, इतना, टोटल कितना आएगा सर, जोड़ोगे तो 11, हाँ, और गुणा किससे करोगे, 4 से। एक यूनिट का मान कितना है, 500। तो आप ये कह सकते हो पहला कितना हो जाएगा आपके पास है, 200। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अगला आप खुद निकाल लीजिएगा। आइएगा, एक क्वेश्चन देखो, मैंने पिछली बार का जो ग्रुप डी का पेपर लगा था, देखो जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पढ़ाए हुए में से आए, आपसे मैं ये कह रहा हूं, आप इन क्वेश्चनों को देखो, और फिर मैंने जो PDF अपलोड कर रखी है ना टेलीग्राम पे, जैसे मान लो परसेंटेज का किसी भी स्टूडेंट ने आपको क्वेश्चन बताया, तो उस परसेंटेज के क्वेश्चन को मेरी PDF में जाकर के देखो आप, आपको वो क्वेश्चन वही मिलेगा। और PDF में ऐसा नहीं 250 क्वेश्चन होंगे, बल्कि शॉर्ट में PDF बना रखी है, और उन्हीं में से सारे क्वेश्चन है, और वो इसी पे डाल रखी है स्टार क्रैश कोर्स वाले बैच में।
तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है ना, इसकी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए बस। आरआरबी ग्रुप डी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए। आपकी जो है ना एग्जाम है उसमें बेड़ा पार है। आपके एग्जाम में एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर इतना है, 30 का इतना, सभी का औसत स्कोर कितना है। क्वेश्चन तो सीधा सा पूछा गया था कि 2 संख्याओं का इतना है, 3 संख्याओं का इतना है, तो सभी का औसत बताओ। क्वेश्चन तो यही था, लेकिन मैंने थोड़ा पहले से टाइप हुआ पड़ा था, मुझे लगा कि ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ ना यार, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, संख्या ही तो चेंज करिए हमने, किया क्या है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर कितना है। सर 20 लड़कों का अगर हम देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको डेटा लिखना होता है। पहले पहले क्या लिखना होता है, डेटा, और फिर उसके बाद में जो भी एवरेज है ना उस एवरेज को लिखिएगा। डेटा कितना, लड़के कितने हैं 20 है, और फिर लड़कियां कितनी आपके पास है 30 है। ये तो आपके पास डेटा है। इनका जो एवरेज है वो कितना कितना है, सर इसका 75 है और इसका 85। और आपसे पूछा है कि आप सभी का औसत बताओ, तो सभी का औसत बताने का क्या तरीका, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन ध्यान रखना हमेशा, ये जो डेटा मैंने लिखा है ना, अगर इसका रेशियो आ रहा है तो ये रेशियो आप जरूर लीजिए। अगर इनका आप अनुपात ले सकते हो आप जरूर लीजिएगा। इसका मतलब दीजिएगा कि इसको काट दो आपने, गलत हो जाएगा। इसके बाद इस लाइन का गुणा कितना हो गया आपके पास है 150 प्लस का निशान। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा आपके पास 15, हासिल की 1 लग जाएगी, आपके पास है 24 और 1 25। और भाग किसका लगेगा सर, भाग 5 का लगेगा। भाग किसका लगेगा, इसमें 5 का भाग आपके पास में लगेगा। 20 लड़कों का इतना है, 30 लड़कियों का इतना है, कक्षा का कुल औसत स्कोर कितना है। बिल्कुल। अब आपको करना क्या है सर, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। तो दोनों को जोड़ के ये कितना हो गया आपके पास सर, ये हो गया 300, 405 हो गया। कितना हो गया 405, और 5 का भाग देना, तो आप ये कह सकते हो 81। किस ऑप्शन में आपके पास, सी ऑप्शन में। लाइट में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, क्यों परेशान कर रही है मेरे को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये रहा, ये पॉपुलेशन जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में। एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी, अगले साल 15% कम हुई, वर्तमान आबादी इतनी है, तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। रेशियो वाले मेथड से बनाइएगा, सबसे बेस्ट होता है, मैं तो ये कहूँगा। आप बताओ 30% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी। सर 30% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है आपके पास है 3/10 और प्लस का निशान है। दूसरी बार में कम हो रही है तो माइनस। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, सर इसकी होती है आपके पास है 3/20। कितनी होती है 3/20। कैसे आया सर, 30 का मतलब होता है 30/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी आपके पास। 15 का मतलब 15 कितना होता है आपके पास है 100। 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 से कितनी बार कटेगा 20 बार। ठीक है, ऐसे आया ये। अब आप जमाओ क्वेश्चन को। यानी सर जो पहले आबादी 10 थी उस आबादी में वृद्धि हो गई 3 की, तो 13 हो गई। इस लाइन को तो ऐसे पढ़ोगे आप। उस फ्रैक्शन को कैसे पढ़ोगे, पहले जो पॉपुलेशन इतनी थी वह कम हो गई और 17 रह गई, कोरोना के कारण मर गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना, इस लाइन का गुणा करिए आप। ये कितना आपके पास है 200 है। इस लाइन का गुणा करिए। आप एक काम करो, इस लाइन का गुणा मत करो, ऐसे कैसे लिख दो 13 × 17। 13 × 17 का 17 ही लिख दो, गुणा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आगे भी तो क्वेश्चन बनेगा। यदि वर्तमान आबादी इतनी है तो आपसे पूछा है कि 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी है। आप ये बताओ, इस यूनिट का मान आपको दे रखा है ना, क्योंकि ये वर्तमान है आपके पास। पहले की बात तो ये है आपके पास, भाई पहले इतनी थी तो वर्तमान का रिजल्ट तो ये है, इसका मान तो हमको दिया है। और हमसे ये पूछा कि आप इसका मान बताओ। हमसे किसका मान पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है। तो कर दीजिए क्वेश्चन को सॉल्व। सर दी गई राशि कितनी है, 11,050 बटे 13 इंटू कितना आएगा आपके पास है 17 आएगा। और मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 से। आप आराम से अब काटते रहिएगा, 17 से काटो पहले। सर 17 से अगर हम इसे काटते हैं तो 17 पंजो 85, 17 छिक्की 102, 17 छिक्की 102। और फिर सर 17 पंजो 85 इतनी बार। फिर आप 13 से काटो, 13 पंजो 65। तो इस तरीके से सर 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और 5 दूनी का 10। किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बहुत टफ। मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए ना, आप मेरे पास मत पढ़िए, कहीं से पढ़िए, मेरी पीडीएफओ में जाकर के देखो, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन। यदि किसी उत्पाद की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी है। मूल बात यह है कि आपको वृद्धि दे करके और कमी पूछिए, वृद्धि दे करके और क्या पूछिए आपसे। सर ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे में जो दे रखा होगा उसके विपरीत पूछेगा।
कमी दी हुई है तो वृद्धि पूछेगा, और वृद्धि दी हुई है तो कमी पूछेगा। वैसे तो बहुत शॉर्टकट तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को बनाने का। शॉर्टकट तरीका तो रेशियो वाला मेथड है। रेशियो वाला मेथड क्या है, सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाओ। 25% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी आपके पास सर, 1/4। तो इसको ऐसे लिखोगे, प्लस का 1/4 है, यानी कि अगर आपको वृद्धि दे रखी है तो आपसे क्या पूछेगा, वह कमी पूछेगा। वृद्धि दे रखी है तो क्या पूछेगा, कमी। ऊपर वाली संख्या एज इट इज आएगी, ऐसे कैसे, ये परमानेंटली फिक्स है, 2 है तो 2 लिखना, 3 है तो 3 लिखना, 4 है तो 4 लिखना। लेकिन बट्टे की संख्या हमेशा चेंज होगी, क्योंकि इसी के कारण रिजल्ट तय होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, बस आंसर आ गया। 1/5 का मतलब कितना होता है आपके पास में, 20% होता है। और वैसे अगर आप चाहते हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो सर हमारे पास 20% करेक्ट आंसर होगा। आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो इससे नहीं करना चाहते, तो 100 वाला मेथड लगा लो आप इसमें। 100 वाला मेथड कैसे लगाओगे सर, 100 वाला मेथड हम ऐसे लगाएंगे इसमें कि आपको क्या दे रखा है सर, हमसे पूछा है कमी परसेंट। तो कमी परसेंट बराबर क्या होता है, वृद्धि, और 100 प्लस वृद्धि 125, और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। कितनी बार कटेगा आपके पास, 5 बार, तो 20% ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन 100 वाला मेथड जब डिफिकल्ट हो जाएगा, जब यहां पर मान लो 33 से 1/3% आ जाता, तो क्या करते, ऐसे क्वेश्चन में वो डिफिकल्ट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आइएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास सर, क्वेश्चन हमारे पास वापस से ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है सर, इस क्वेश्चन में 25% की कमी दी है, और आपसे क्या पूछा है, वृद्धि। मैंने कहा ना विपरीत पूछेगा हमेशा। तो सबसे पहले तो आप रेशियो वाले मेथड लगाने के लिए इसकी फ्रैक्शन बनाओगे, कितनी है, 1/4 है। तो इस बार माइनस का 1/4 लिखोगे। अगर यहाँ कमी है तो वृद्धि आएगी, एक आपके पास एज इट इज आएगा, इनका अंतर कितना है आपके पास, 3, और 1/3 का मतलब होता है 33 से 1/3%। ठीक है ना, आज ही पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखें आप। आइएगा, क्या क्वेश्चन है सर, 3 वर्ष के अंत में, देखो क्वेश्चन ये नहीं आया था, क्वेश्चन तो ये आया था, मूलधन पूछा था आपसे। आपसे क्या पूछा था आज के क्वेश्चन में, मूलधन। लेकिन मैं आपको एक स्टेप आगे लेके चल रहा हूँ, कि हो सकता है कि ब्याज पूछ ले कल को जा करके, इसलिए ये क्वेश्चन को देखो। 3 वर्ष के अंत में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज इतना है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा, सिर्फ ब्याज पूछा है। तो कैसे निकालोगे आप, देखिए सर, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज कितना आपके पास है सर, 300 रुपए, समान दर पर समान अवधि के लिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो यार और भी सिंपल हो जाएगा ये तो, शायद ऐसा जो क्वेश्चन है ना आपके पास में, वो क्वेश्चन तो और भी सिंपल हो जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है, मुझे खुद को नहीं पता था कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरीका आ रहा है। क्या आ रहा है कि सर, एक तरीका तो ये है कि इसमें से आप दर निकाल दो, समान दर पर समान अवधि के लिए, और 3 वर्ष है ये, दर निकाल के इसमें लगा दो तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे भी फास्ट एक तरीका है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे जमाओ, समय कितना आपके पास है, 3 साल है, ठीक है। दर कितनी है सर, इसने कहा कि दर मान लो R% है, दूसरी बार R% रहेगी। तो जो समान है उसको तो लिखना ही मत आप, समय इतना है आपके पास, मूलधन कितना है आपके पास सर, मूलधन हमारे पास है 2,000 है, और ब्याज कितना है आपके पास सर, ब्याज हमारे पास है 300 रुपए। क्लियर है, क्वेश्चन लिख दिया। अब ये कह रहा है कि समान अवधि के लिए, यानी कि सर ये एज इट इज आएगा आपके पास है दूसरी बार, और ये कितना गुना हो रहा है, आप ये बताओ ये कितना गुना हो रहा है सर, ये हमारे पास है 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, ये कितना हो रहा है हमारे पास है 6,000 हो रहा है। अगर आप ये बताइए सब कुछ समान है, ये समान है, दर समान है, तो क्या आप इसको 3 से गुणा करोगे, तो क्या इसको 3 से गुणा नहीं करोगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो फिर आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 900 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनाना होता है। अब आप ये कहोगे कि सर वो ये कहता कि डबल अवधि के लिए, डबल अवधि मान लो समय दुगना हो जाता, सेम क्वेश्चन होता लेकिन समय दुगना हो जाता, तो आप क्या करते, इसको भी 2 से गुणा करते ना, तो यहाँ 2 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ 2 से और गुणा करते हैं आप, फिर 1,800 आपका आंसर होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास है, आया था क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, ये क्या क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में इतनी हो जाती है, यदि ब्याज दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपए की राशि क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन। मैंने कहा ना अभी जो तरीका आप लगा रहे हो उसी तरीके को लगाइएगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में, यानी आप ये कह सकते हो 500 रुपए की राशि है, ठीक है। समय कितना आपके पास है, 2 साल है, ओके। और
2 साल में 600 रुपये हो जाती है। कितने रुपए हो जाती है यहाँ के पास है? 600 रुपये हो जाती है, 500 से 600। यदि ब्याज दर आधी कर दी जाए, यानी कि जो भी दर है आपके पास है, जो भी दर है उसको कितना करोगे आप? आधा करोगे। ब्याज दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में, यानी समय आपके पास सेम है, 500 रुपये की राशि, यानी कि सर राशि आपके पास सेम है, समय आपके पास सेम है, ठीक है, आपको ये निकालना है। लेकिन सर दिक्कत ये आ रही है कि इसको आप आधा कर रहे हो। अगर आप दर को आधा करोगे तो इसको भी आधा करो आप। इसको किससे गुणा करो? 2 से, 1/2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास है? सर आंसर आ जाएगा आपके पास है 300। आंसर है नहीं है। यदि दर को आधी कर दी जाए तो 500 रुपए की राशि क्या होगी? 500 रुपए की राशि क्या होगी? 500 रुपए की राशि क्या होगी? समय सेम है ना। एक निश्चित साथ देखो, वैसे हम बेसिक से कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर इससे भी आना चाहिए था। 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। 2 साल में 600 रुपये हो जाती है तो 100 रुपये का आपको ब्याज लग रहा है। 100 रुपये का क्या लग रहा है आपको? ब्याज। भाई मिश्र धन से मत करिए, ब्याज से करिए आप। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमको ब्याज कितने रुपए का लग रहा है? सर ब्याज हमको 100 रुपये का लग रहा है। सॉरी भाई, मिश्र धन से नहीं होगा। ब्याज इतने का लग रहा है और किस रेट से लग रहा है? इस रेट से लग रहा है। तो आप ये बताइए, रेट आपने आधी कर दी, अगर रेट आप आधी कर दोगे तो बताइए ब्याज कितना लगेगा? सर ब्याज हमको आधा ही लगेगा। भाई ब्याज आधा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल ब्याज आधा ही लगेगा। तो वह कह रहा है कि 500 रुपए की राशि क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी मतलब मिश्र धन पूछा है, तो बताओ वह राशि कितनी हो जाएगी? सर वह राशि आपके पास है 550 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो 550, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा। यानी ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या था, अगर आप सही तरीके से देखो ना, तो सर ऐसे क्वेश्चनों में, जिन क्वेश्चनों में आपको मूलधन समान है, दर समान है, तो ऐसे क्वेश्चनों में जो परिवर्तन हम इनके दर में या समय में या मूलधन में करते हैं, वही परिवर्तन हम बाकी की जो चीजें नहीं दी हुई है उसमें करते हैं, वही सेम परिवर्तन। तो ये एक पैटर्न है सरल ब्याज का, आप इसको जरूर याद करके जाए। ये मैंने पैटर्न पढ़ा रखा है। बेसिक से करोगे तो फालतू का टाइम लगेगा यार ऐसे क्वेश्चन। आइएगा, अब हम पढ़ते हैं। आज नाव और धारा के क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाव और धारा का ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप मिलान करोगे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था वो देखो, कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ये पूछा था समय का। क्वेश्चन क्या पूछा था? ये पूछा था, लेकिन मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है, अदर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। ग्रुप डी में पहले तो क्वेश्चन ही नहीं आए थे नाव और धारा के, इस बार ही नाव और धारा के क्वेश्चन देखने को मिले। स्टूडेंटों का तो कहना था कि मिले हैं देखने को। आप देखिए क्या क्वेश्चन। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो नाव और धारा में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 5 टाइप के। 5 टाइपों में से 2 टाइप में आज आपको आज ही पढ़ा देता हूँ। एक टाइप ये होता है, टाइप नंबर जो 3 होता है ना, वो टाइप नंबर 3 हमारे पास ये होता है। सर कभी भी आपसे रिलेशन पूछे शांत में और धारा में, शांत में और धारा में रिलेशन पूछे, तो ये होता है आपके पास है क्या? सर ये होता है आपके पास है T2 प्लस T1 अपॉन हो जाएगा आपके पास है T2 माइनस T1 का, ये इनमें रिलेशन होता है। शांत क्या है? शांत का मतलब है सर शांत जल में नाभ की चाल। और ये क्या है? सर ये है धारा का वेग। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम कंपटीशन के आदमी, हम पूरे चैप्टर में से एक तो शांत को उठा लो और एक धारा को उठा लो, बस चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर स्थिर का मतलब क्या होता है? शांत होता है। अब जिसका मान दिया उसका मान रख दो बस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है आपके पास? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। कैसे वर्क करता है फॉर्मूला, आइएगा देखते हैं। स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब सर स्थिर का मान कितना आपको? 3। तो स्थिर का मतलब शांत होता है, तो ऊपर कितना रखोगे आप? 3 बट्टे में। मान किसका पूछा है? सर उसने पूछा कि धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति कितनी है। अच्छा मैंने शायद क्वेश्चन अलग ले लिया है, ये मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो तो आपको अलग समझाने की कोशिश कर रहा था, पर कोई बात नहीं, आप तो जब ले ही लिया तो बताऊंगा तो सही ना मैं आपको। ठीक है, हम एक काम करेंगे सर, पहले तो इसमें धारा का मान निकालेंगे। पहले हम किसका मान निकालेंगे? धारा का। बराबर समय को देखते हैं। एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दुगना समय लेता है। इसका मतलब यह है कि सर एक समय अगर दोगुना होगा तो एक समय आपके पास एक गुना भी रहेगा। एक समय दोगुना है तो एक समय एक गुना भी रहा होगा। तो यहां से अगर देखें तो ये तो एक बचेगा, 3 से आपके पास 3 कटेगा। तो सर धारा का जो मान है ना आपके पास, वो धारा का मान कितना है? सर धारा का मान हमारे पास है 1 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमसे ये धारा का मान पूछता तो एक आंसर होता। क्या पूछा है इसने? सर इसने पूछा है धारा के प्रतिकूल गोताखोर की चाल।
तो धारा के प्रतिकूल, यानी कि सर जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना इस तरीके से, ये आपके पास नदी है, मान लो कि आपके पास पानी इधर बह रहा है, तो ये तो होती है सर अनुकूल चाल, इधर तो हम लिखते हैं अनुकूल चाल जो कि धारा की दिशा में होती है, और सर इधर होती है हमारे पास है प्रतिकूल चाल। इधर क्या होती है आपके पास है सर, ये हमारे पास प्रतिकूल चाल होती है, ये है धारा के विपरीत, ये है धारा की दिशा। अनुकूल चाल कैसे निकाली जाती है सर, धारा की दिशा में जब भी आप बढ़ोगे ना, तो धारा की दिशा में आप तेज दौड़ सकते हो, तो धारा की दिशा में तेज दौड़ सकते हो, तो अनुकूल का मान होता है आपके पास है शांत प्लस धारा। क्या होता है आपके पास है शांत प्लस धारा। और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है सर, प्रतिकूल का मतलब होता है आपके पास में, प्रतिकूल का मतलब होता है आपके पास है शांत माइनस धारा। क्या होता है आपके पास है सर, ये होता है आपके पास है शांत माइनस धारा। क्या होता है आपके पास है शांत माइनस धारा होता है, इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि आप धारा के विपरीत तैरोगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी ना आपके पास। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है सर, अनुकूल प्रतिकूल बताइए। प्रतिकूल, प्रतिकूल बताओगे तो शांत का मान कितना बताओ, 3 है, तो शांत का मान कितना 3 है। धारा का मान कितना आपके पास, धारा 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 1 आया है ना आपके पास, 1 है। अगर आप 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आंसर आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लेता कि धारा की दिशा में बताओ, तो क्या करते सर, धारा की दिशा में बताता तो आपके पास 3 + 1 4 हो जाती, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाती है आपके पास है, 4 हो जाती, ध्यान रखिएगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट, और ये तो अगर आप मुझसे धारा और नाप पढ़ोगे ना, आप ये कहोगे सर वास्तव में आप क्या पढ़ाते हो धारा और नाप। तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक बार धारा और नाप पढ़ के देखना आप। पढ़ के कैसे देखोगे, इसी यूट्यूब चैनल पर लिख देना बोट और स्ट्रीम उपकार क्लासेज, बस क्लास आ जाएगी आपके पास, देखिएगा। आइएगा, क्वेश्चन क्या है आपके पास, जो भी चैप्टर पढ़ना हो ना, मैं तो ये कहूंगा इसी पे लिख दो आप। एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी तक वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। नाव की स्थिर जल में चाल और धारा की चाल का रेशियो बताओ। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। यानी हम ये कह सकते हैं सर, हम जानते हैं कि शांत और धारा में जो रिलेशन होता है ना आपके पास है, वो क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास है T2 + T1, और ये होता है आपके पास है T2 - का T1 होता है। तो बराबर समय कितना कितना है सर, एक तो हमारे पास 36 घंटे है, एक हमारे पास 18 घंटे है। ऊपर प्लस आएगा तो नीचे क्या आएगा आपके पास, माइनस आएगा। ऊपर 54 आएगा तो नीचे कितना आएगा, 18। 18 से 3 बार, 18 से 1 बार, तो 3:1 को हम किस, 3/1 को हम कह सकते हैं 3:1। किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इस वाले रिलेशन से बहुत इजीली तरीके से आप बना पाओगे। ये धारा और नाप का एक टाइप है, ये क्या है, धारा और नाप का एक बेहतरीन वाला टाइप है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा टाइप कैसा है, दूसरा टाइप ऐसा होता है, ये रहा आपके पास है दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में या तो समय पूछेगा या दूरी पूछेगा, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, कभी भी समय पूछे या दूरी पूछे तो आप एक फॉर्मूला, जो समय और दूरी चैप्टर पढ़ते हो ना, उसमें जो लगता है वही यहाँ लगता है। फॉर्मूला क्या है सर, दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास है टी, और ये हो जाएगा आपके पास में टी, ये हो जाएगा आपके पास में सर, ये हो जाएगा आपके पास में, चलिए कैसे समझाऊं, चलो डी बराबर हो जाएगा आपके पास है 2, ये हो जाएगा आपके पास है XY, और बट्टे में हो जाएगा आपके पास है X + Y, और इस पूरे को गुणा किससे करोगे आप, इस पूरे को T से गुणा करो। चलिएगा इससे कर दे, या फिर दूसरा एक और फॉर्मूला मैं उससे बताऊं आपको, बताओ किससे बताऊं। D बराबर T X² - Y² अपॉन XY, उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, आपकी जो मर्जी है ना उससे बना लो आप। वापस आने जाने में उससे कितना समय लगेगा, यानी टी का मान पूछे, चलो इसी को फॉर्मूले से कर लो। दूरी अगर आपको निकालनी है टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 2XY अपॉन X + Y इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है टी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो डी की जगह कितना रखोगे सर, 105 जाओगे, 105 आओगे तो 210 तो आपके पास है दूरी हो गई। टी का मान निकालना है, 2 की जगह 2 रखिएगा आप, x की जगह एक चाल है आपके पास, y की जगह आपके पास दूसरी चाल है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, हमारे पास 21 हो जाएगा। जो कट रहा है उससे काट दो आप, फर्क क्या पड़ेगा सर, 3 से काटो कितनी बार कटेगा आपके पास है, 7 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 7 बार। क्वेश्चन तो हम गलत करेंगे, कर रहे हैं क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से वो लैंग्वेज उतर गई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इसमें। आपसे पूछा है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। स्थिर जल में नाव की चाल इतनी है, धारा की चाल इतनी है, वह धारा के अनुकूल। एक काम करते हैं ना यार, एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले। एक ये रहा आपके पास क्वेश्चन,
मुझे खुद को वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा यार, ठीक है ना। धारा की दिशा में, क्योंकि इनमें जो फॉर्मूले काम करता है ना, मैं अक्सर दो फॉर्मूले लगाता हूँ इनमें। डी बराबर हो जाएगा आपके पास है टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक फॉर्मूला तो ये होता है, इससे भी आपका बिल्कुल आंसर इससे भी आएगा आपके पास है। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला वो इजी था थोड़ा। दूरी बराबर हो जाएगा आपके पास है क्या सर, चालों का गुणनफल। चलो हम इससे करते हैं। क्या है आपके पास सर, चालों का गुणनफल। चालों का क्या होता है आपके पास है गुणा, और बट्टे क्या होता है सर, नीचे आएगा आपके पास है चालों का योग। नीचे क्या आएगा आपके पास सर, नीचे आएगा आपके पास है चालों का योग। और गुणा किससे करोगे, गुणा करेंगे सर हम कुल समय से। आपको याद है ये फॉर्मूला समय और दूरी का है। ये फॉर्मूला किसका, समय और दूरी का है। अगर हम इसमें बात करें दूरी, दूरी आपसे पूछिए चालों का गुणनफल। पहली चाल कितनी आपके पास है, 115 है। दूसरी चाल कितनी आपके पास है सर, दूसरी चाल की अगर हम बात करें तो कितनी हमारे पास है, 23 है। बटे अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास हो जाएगा 138। और गुणा किससे करोगे, टोटल समय है 25 घंटे है। टोटल समय कितना है, 25 घंटे है। आप इसको जितना काट सकते हो उतना काटने की कोशिश करिएगा। सर सबसे पहले आप 23 से काट दीजिएगा। 23 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 6 बार। और किससे काटोगे सर, 3 से काट दीजिएगा। 3 से काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा आपके पास है। 3 से तो नहीं कटेगा आपके पास है। ये चालों का गुणनफल अपन चालों का योग इंटू इतना बराबर आपके पास है इतना है, 3 से कट जाएगा। 3 से 2 बार कटेगा, 6 एक साथ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, 6 का भाग दे देना आप। फिर किसका भाग दे देना, 6 का। 6 का हम किस में भाग देंगे, वो हम देंगे सर इसमें। देखिए ये जो दूरी आपके पास आती है ना, चालों का गुणनफल अपन चालों का योग इंटू कुल समय से, ये जो दूरी है आपके पास है एक साइड की दूरी है। ये एक साइड की दूरी आती है। अगर इसने पूछा होगा ना टोटल डिस्टेंस, तो हम इसको लास्ट में जाके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसने क्या पूछा है सर, इसने पूछा है नाप द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी है तो यहाँ पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके या तो पहले से ही लिखो या लास्ट में करो। तो 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे हम, 2 से गुणा करेंगे सर। 2 से आप जैसे ही गुणा करोगे तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास है, 3 बार कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये हो जाएगा आपके पास है 25 पिंजो कितना हो जाएगा, 25 हासिल की 12 लग जाएगी। 25 से कम 25 और 12 37 हासिल की 3 लग जाएगी। 25 से कम 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास है, 25 और 3 28। भाग किसका देना है आपको, 3 का देना है। 3 का भाग कितनी बार जाएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप घबराइएगा मत। 9 बार। फिर कितनी बार जाएगा आपके पास है, 5 बार। फिर कितनी बार जाएगा आपके पास है, 8 बार, 1 बार और ये 3 बार। तो सर इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, उससे भी काम चल जाता है ऊपर वाले फॉर्मूले से भी। लेकिन ये वाला थोड़ा इजी फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, कभी भी अगर आपको दूरी निकालनी है तो सर चालों का गुणा अपन चालों का योग इनटू कुल समय लगाते हैं। लेकिन इससे सिर्फ एक साइड की दूरी आती है। अगर आपको चाहिए टोटल दूरी तो हम इसको 2 से गुणा करते हैं। इसको हम किससे गुणा करते हैं, 2 से। ये समय और दूरी का बहुत ही अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है। हम इसी का यूज इसमें करेंगे। देखो मैंने सही लिखा था, वो दूरी बराबर चालों का गुणनफल अपन चालों का योग इनटू क्या था आपके पास है, समय था। यही था क्वेश्चन आपके पास। इसमें आपसे समय ही पूछ रहा था। इसमें क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था। तो दूरी यानी कि कुल दूरी, आप कुल दूरी को यहां लिखिए, कुल दूरी बराबर चालों का गुणनफल। इसमें भी पूछा है ना, धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत दूरी आपको इतनी दे रखी है। तो सर देखिए दूरी की जगह दूरी बराबर चालों का गुणनफल, ये पहली चाल है इनटू ये दूसरी चाल हो गई। एक चाल कितनी 18 और 3 से 7 बार कट जाएगा आपके पास। और किसी से अगर कुछ कट रहा है तो आप इसको काटने की कोशिश करिएगा। सर इसको हम इससे गुणा करेंगे तो 7 दूनी का 14। दिक्कत ये आ रही है कि यार इसमें आंसर नहीं आ रहा आपका। एक्स क्या है आपके पास है सर, स्थित जल में एक नाभ की चाल। ये आपके पास शांत का मान है और ये आपके पास है धारा का मान है। और जबकि इसमें क्या था आपके पास सर, ये धारा की दिशा में था। यही तो दिक्कत आ रही है ना, इस क्वेश्चन में हम चाल नहीं निकाल पा रहे हैं। ये जो एक्स है ना आपके पास है, इसमें एक्स क्या चीज है सर, एक्स है ना आपके पास है अनुकूल है। ये क्या है आपके पास है, अनुकूल है। और बाई क्या चीज है सर, बाई है ना आपके पास है प्रतिकूल चाल है। ये कौन सी चाल है आपके पास है, प्रतिकूल चाल है। ये कौन सी चाल है आपके पास है सर, हमारे पास प्रतिकूल चाल है। अगर ये एक्स आपके पास अनुकूल चाल है तो अनुकूल कैसे निकालते हैं हम, प्लस करते हैं। भाई अनुकूल चाल हम कैसे निकालते हैं सर, प्लस करता है। तो अगर आपको अनुकूल चाल निकालनी है तो शांत प्लस धारा, इसको और इसको जोड़िएगा तो सर ये हमारे पास 21 आ जाएगी। और अगर प्रतिकूल निकालना तो आप इसमें से इसको घटाइएगा। इसमें से इसको घटाओगे तो 18 में से आप 3 घटाइएगा। 18 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 15 आएगा। अब आंसर आएगा, ये है आपके पास चाल।
तो सर इसका मान कितना आ गया पास है 210 लिखो सर, टोटल दूरी है ना आपके पास है 210 है, और ये हो जाएगा 2x की जगह कितना आएगा आपके पास 21 आएगा, y की जगह कितना आएगा 15 आएगा, बटे इन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 36 हो जाएगा। और गुणा किससे करना है सर, गुणा आपको t से करना है, गुणा t से करना है। 21 से काट दीजिए कितनी बार कट जाएगा 10 बार, 2 से काट दीजिए 5 बार, 5 से काट दीजिएगा 3 बार, 3 से काट दीजिएगा 12 बार, तो t का मान 12 अब जा करके आंसर आया है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये चाल कौन सी वाली लेनी है। देखो मैंने कहा ना, हो सकता है कि मैं आपको पहली बार में क्वेश्चन नहीं समझा पाऊं, लेकिन समझा करके ही जाऊंगा। ये जो चाल हम लेते हैं, ये चाल हम कौन सी लेते हैं सर, ये लेते हैं धारा की दिशा वाली और धारा के विपरीत वाली। ये बात ध्यान रखना, धारा के दिशा में और धारा के विपरीत हम चाल निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार फिर सुनिए सर, धारा की दिशा में, इस क्वेश्चन में धारा की दिशा में सीधी चाल दे रखी थी, जबकि इसमें सीधी चाल नहीं दे रखी थी। इसमें आपको स्थिर जल में एक नाभिक की चाल है, ये धारा की दिशा में चाल नहीं, ये शांत का मान है। और ये किसका मान है आपके पास सर, ये धारा का मान है। तो हमारा काम ये है कि पहले हम अनुकूल का मान निकालें, अनुकूल में हम प्लस करते हैं दोनों चालों को, और प्रतिकूल में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला ये राइट था। आइएगा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा, आज शंकु का आयतन पूछा था, आज का ही क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक शंकु की त्रिज्या इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, तो शंकु का आयतन आपसे पूछा है। तो पहली बात तो सर, शंकु का आयतन अगर आपसे पूछा है तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, ये आपके पास एक शंकु है, ये क्या है, शंकु है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, ये है आपके पास है इसकी r, ये है h, और ये क्या है सर हमारे पास है, ये इसका l है, ये क्या है हमारे पास है, ये त्रियक ऊंचाई है। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसका आयतन क्या होता है, पहले मुझे आप ये बताओ शंकु का। सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया बताइएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास सर, पाई आर एल होता है। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सर ये पाई आर एल है ना, इसमें ये नीचे वाला हिस्सा और जोड़ दो, यानी इसमें पाई आर स्क्वायर और जोड़ दीजिए, तो इसके बाद में पाई आर कॉमन ले लीजिए और एल प्लस आर हो जाएगा आपके पास में, एल प्लस आर फॉर्मूला हो जाएगा। पाई आर कॉमन ले लिया आपने दोनों में से, यहाँ से एल बचा, यहाँ से ये बचा, तो तीनों फॉर्मूलों को रट्टा मारे आप, क्योंकि इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं के बेस पर क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे शंकु का आयतन पूछा है, तो शंकु का आयतन कहां पर है आपके पास, ये रहा। तो 1/3 पाई का मान कितना आपके पास है, 22/7 है, 22/7 है। वैसे तो आप 11 का वो चेक कर लो, जिसमें 11 का भाग जाएगा वही आंसर है, लेकिन 11 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, 11 का भाग तो इसमें भी जा रहा है, 11 का भाग दो ऑप्शन में जा रहा है, तो चेक नहीं कर सकते। चलिएगा, आर का मान कितना आपके पास सर, आर 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 21 है, तो 21 × 21। एच का मान कितना है सर, एच का मान हमारे पास है 9 है। आप देखिए 7 या 21 हो जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, और किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे सर, ये 22 हो जाएगा, और ये 9 और 9 दूनी का 18। तो सर इस तरीके से 8 आएगा लास्ट में, 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है, इतना आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने वो उदाहरण आपको कर दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, इतना टाइम हमको भी नहीं मिल पाता कि हम बिल्कुल पहले से। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपके पास सर, क्वेश्चन नंबर 26 ही है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं बनाए थे, मैं सीधे आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में बनाते हैं ना आप, जैसे ऐसा नहीं है कि इतना टाइम मुझे नहीं मिल रहा, मैंने कहा ना इतना टाइम हमको नहीं मिलता कि हम रट रटू के यहाँ पर आए। आप मेरा यकीन करिएगा, ये मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी क्लास लेने से पहले नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, और मुझे खुद के ऊपर विश्वास था कि मैं इनको बना सकता हूँ, इन क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चनों को बना सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं तो कैसे निकलना है, वो भी आपको एक कला आनी चाहिए। चलिएगा, और आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 26 पर। सर एक क्वेश्चन आज ऐसा पूछा गया था, एक निश्चित धनराशि को इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है, यदि डी का हिस्सा बी के हिस्से से इतने रुपए अधिक है तो वितरित की गई कुल धनराशि बताइएगा। इसमें तो कुल पूछिए, आज का जो क्वेश्चन था उसमें किसी एक का पार्ट पूछा था। यानी सर हम ये कह सकते हैं
आप ये देखिए बी और डी के हिस्से के बीच कितना अंतर है, ये बी है और ये डी है, इनके बीच कितना अंतर है सर, 4 यूनिट का अंतर है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि सर 4 यूनिट का मान हमारे पास 2800 है। अगर 4 यूनिट का मान 2800 है तो जिसका मान निकालना है उससे हम गुणा करते हैं, हमको मान निकालना है टोटल राशि का। यानी सर 9 और 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी सर हमको 25 का मान निकालना है। कितनी बार कटेगा, 7 बार। 25 शतक कितना होता है, 175। कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो। तो इस तरीके से आपके पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके पास आज के क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं। क्वेश्चन तो और भी मिल गए थे लेकिन उनको मैं अभी टाइप नहीं करवा पाया हूँ, उसका वर्क चल रहा है प्रॉपर तरीके से। क्लास के लिए लेट हो रहे थे, क्लास आपको अपलोड करना जरूरी था इसलिए नहीं, अभी कम से कम 10-12 क्वेश्चन और मेरे पास में बचे हुए हैं। लेकिन मैं उन क्वेश्चनों को भी, सभी क्वेश्चनों को आपकी जब नींद खुलेगी तो आपकी आंखों के सामने मिलेंगे, जब तक आप इन क्लासों को पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ में, बाकी के जो क्वेश्चन बचे गए उनके साथ में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा और क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।